हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद मैं बताऊंगा मेन डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर साइज ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक हाथी अगर बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं उसका सेल बड़ा होगा, ये कतई नहीं होगा। नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करता है कि हाथी का सेल ज्यादा है। मैं ये कुछ आपको बताऊंगा। उस बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताऊंगा सरफेस लेवल में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। अभी बस मैं उसका एक डायग्राम, ओवरव्यू डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सेल को छापेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पहले ही, और पेन और पेपर साइड में रखिए, कान का पर्दा खोल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ है। क्या ऐसा भी जीव है जो एक ही सेल में गुजारा कर रहा है, एक ही सेल है और उसी में उसका जिंदगी है? बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारा शरीर में अरबों खरबों सेल है। एक कैट में, एक रैट में इतना ज्यादा सेल है। ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी हमारा एक बाल में हजारों सेल होते हैं। हमारा शरीर में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा सेल होता है। सर जब इतना ज्यादा सेल से हमारा बॉडी कंट्रोल्ड है, जब एक चींटी में हजारों सेल होता है, तो सर फिर एक सेल का जीव कितना होगा? और एक सेल का एक जीव एक ही सेल से अगर बना हुआ है तो वो कैसे सारा एक्टिविटी करता होगा? चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब होता है वन। यूनि मतलब क्या होता है? वन, एक ही सेल से बना हुआ है होता है। देखिए बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों, वो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, एक ही सेल के। इसीलिए हमारा आसपास बहुत बैक्टीरिया है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा होता है। वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं उसमें हजारों बैक्टीरिया होगा। अभी आपके अगल बगल हवाओं में बैक्टीरिया घूम रहा है, वो भी जीव है लेकिन इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बैक्टीरिया, अमीबा, ये तो शुरू से ही चर्चे में रहने वाला चीज है। ये अमीबा को बच्चा बच्चा जानता है कि अमीबा का शेप निर्धारित नहीं होता है, यानी इरेगुलर टाइप का होता है इसका सेल। इसका सीडोपोडिया फेमस है अमीबा का। और अमीबा का बाइनरी फिशन वाला रिप्रोडक्शन तो आपने सुना ही होगा कि इस तरीके से अमीबा डिवाइड करता है। अगर आपको याद रहे तो। वैसे तो अभी इसका ये पार्ट नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं। इससे आगे जाता है और फिर ये अमीबा कुछ इस प्रकार से दो अमीबा बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। अब देखिए पैरामेसियम, स्लीपर शेप्ड, चप्पल शेप्ड, मैंने फर्स्ट लेक्चर में छापा भी है इसको। क्लेमाइडोमोनास, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है। अब देखिए जो सिंगल सेल है वो ये सब के सब एक ही सेल से बना हुआ है, तो इनका एक ही सेल को ऑब्टेन करना होगा फूड, यानी फूड का इनटेक करना पड़ेगा। एक ही सेल को रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, एक ही सेल को एक्सक्रीशन भी करना पड़ेगा, एक ही सेल को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन सब करना होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारे अंदर लाखों अरबों सेल लगा दिए गए हैं इतना सारा फंक्शंस को चलाने के लिए। यानी हमारे अंदर रेस्पिरेशन यानी सांस वाला सिस्टम को चलाने के लिए अलग ही सेल दे दिए गए हैं, वो सिर्फ उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। सर्कुलेशन यानी ब्लड का सर्कुलेशन के लिए अलग ही सिस्टम दे दिया गया है, उसमें अलग ही सेल इन्वॉल्व कर दिया है, जैसे कि ब्लड सेल, सुन रहे आप? ब्लड सेल, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन, ये सब में जो सेल लगे हुए हैं ये सब के सब सर्कुलेशन से रिलेटेड है। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन के लिए अलग ही प्रकार के सेल दे दिए गए हैं। हमारे अंदर
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व जैसे सेल दिए गए हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल से बना हुआ है, तो ये सारा का सारा काम एक ही सिंगल सेल को करना पड़ेगा, चाहे वो लाइफ का कोई भी प्रोसेस हो, फूड का ऑब्टेन करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सिंगल सेल ये सारा का सारा काम करेगा। यानी तभी तो बैक्टीरिया जिंदा है, क्योंकि बैक्टीरिया खाता भी है, एक ही सेल है उसमें खाता भी है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब हो रहा है, अमीबा में भी सब हो रहा है, पैरामेसियम में भी सब हो रहा है, क्लेमाइडोमोनास में भी सब हो रहा है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों मैं आपको बताऊं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन। क्या होता है बच्चों? मोर देन वन, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल का बना हो, वो सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? हाँ। क्या क्या एक बिल्ली भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? हाँ। क्या एक घोड़ा, बैल, हाथी, ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन सब में ढेर सारा सेल पाया जाता है, और ढेर सारा सेल का ये ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए बच्चों, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट। जितना भी फंजाई पाया जाता है, अब ये फंजाई है क्या बच्चों? मैं आपको बताऊं इसका थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग ब्रेड यूज किए होंगे कभी, ब्रेड, तो ब्रेड, रोटी या फिर पावरोटी, आप देखे होंगे उसको ऊपर जो होता है, ज्यादा दिन रहने से उसको ऊपर व्हाइटिश टाइप का या फिर ब्लैकिश टाइप का एक स्पॉट बन जाता है, इस टाइप से। ये कुछ और नहीं, ये वही फंजाई है। ये फंजाई का ही एक मेंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। यानी फंजाई जो है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे जीव का मेंबर्स को मिला के फंजाई बनाया गया है। इसमें भी बहुत और ऑर्गेनिज्म आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको प्लांट। क्या प्लांट बोलने से उसके नीम, उसमें आम का पेड़, जामुन का पेड़, उसमें सब के सब प्लांट आ जाते हैं। उसी तरह फंजाई भी एक किंगडम है बच्चों। फंजाई में भी छोटा छोटा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो फंजाई का सारा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होता है, यानी फंजाई का सारा मेंबर एक ही सेल से बना होता है, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर, यानी फंजाई का सारा मेंबर्स मल्टी सेलुलर होता है, यानी एक से ज्यादा सेल का बना होता है। फंजाई में जितना भी आप फंजाई पढ़ेंगे अभी आगे जाके डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, एस्कोमाइसेटीज, डेटोरोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, आपको ढेर सारा फंजाई मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, सब के सब फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल का बना होता है फंजाई, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट को छोड़कर। मतलब मैं कह दूं, ईस्ट यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई का सब मेंबर मल्टी सेलुलर, ईस्ट को छोड़ के। अब ये ईस्ट कौन है, ईस्ट का क्या काम है, हम लोग फर्मेंटेशन में देखे होंगे, आप लोग क्लास 8 में। नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे इसको। तो देखिए, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर। एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आप नाम आपको याद रहा होगा, सब मल्टी सेलुलर है। सारा का सारा प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, यानी प्लांट्स भी बहुत सारा सेल से मिलके बने होते हैं। चलिए, सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बेसिक फंक्शन। यानी मल्टी सेलुलर अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो लगभग सारा सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर जरूर होता है। अगर मैं बात करूं आपके हेयर का जो सेल है, अगर मैं बात करूं आपका स्किन का जो सेल है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। मतलब दोनों में न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों में वही प्रकार के सेम ऑर्गेनल्स मिलेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा, फंक्शन भी लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होते। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बेसिक फंक्शंस। अब देखिए,
मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मेन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा वो है डिवीजन ऑफ लेबर। बच्चों ये सब बहुत आता है और ये शब्द एक इंग्लिश का शब्द है। ये इंग्लिश का 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ये 3 वर्ड, 1 2 3, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या ये बहुत टफ है? नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है लेबर को डिवाइड करना। अच्छा, मैं अगर बोलूं घर में सिर्फ एक ही लेबर रहेगा, क्या काम डिवाइड होगा या उसी को करना पड़ेगा? जितना भी घर का काम है उसी को करना पड़ेगा, चाहे डिवाइड करके दो चाहे नहीं करके दो। लेकिन अगर ज्यादा लेबर रहेगा तो हमें डिवाइड करके देना होगा। एक काम करो तुम पोछा लगाओ, एक काम करो तुम रोटी बनाओ, एक काम करो तुम ऊपर का फ्लोर में झाड़ू लगाओ। यानी जितना ज्यादा लेबर होगा उतना ही हम लेबर को डिवाइड करेंगे, लेबर का डिवीजन होगा। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं लेबर का डिवीजन कहां होगा। क्या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर का डिवीजन होगा? वहां तो एक ही सेल है, एक ही सेल से इसको जीवन व्यापन करना होगा। एक ही सेल को रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब करना होगा। यहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन यहां डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे शरीर के पास ऑप्शन है। हम मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। हमारा शरीर आदेश देता है एक काम करो, एक काम करो, तुम लोग कुछ मिलके नर्वस सिस्टम बना लो। यस सर। तुम लोग कुछ मिलके एक्सक्रीशन का काम करेगा, कुछ सेल मिलके रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलाएगा, कुछ सेल मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम चलाएगा। यानी हमारे अंदर सेल्स का डिवीजन होता है। ये वो वाला डिवीजन नहीं, डिवाइड नहीं। हमारे अंदर जो सेल होता है उसको अलग अलग गुच्छे में अलग अलग काम दिया जाता है। लेबर के जैसे यहां डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग हिस्सा में बांटा जाता है अलग अलग काम करने के लिए। इसीलिए हम लोग इतना स्पेशलाइज्ड बने हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा एडवांस है, क्योंकि हमारे अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स को डिवाइड कर दिया गया है, सेल्स को अलग अलग काम दे दिया गया है। लेकिन यहां सिंगल सेल है, कोई ऑप्शन नहीं, सारा काम उसी को करना पड़ेगा। यहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है। ये आपको मेन डिफरेंस बताना है। अगर कोई पूछे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है, आपको बोलना है डिवीजन ऑफ लेबर। इसको मैं यहां लिखा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल हैज टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। यहां सिंगल सेल को सारा कार्यक्रम करना होगा। सर मतलब सारा लाइफ प्रोसेस मतलब एक लाइफ चलने के लिए जितना कुछ चाहिए सब इस सेल को करना पड़ेगा, तभी ये जिंदा रहेगा। अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा तभी दूसरा इसका बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको रेस्पिरेशन करना होगा तभी ये जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको खाना खाना होगा तभी ये जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको एक्सक्रीशन करना होगा, ग्रोथ करना होगा। सिंगल सेल हैज टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करूं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हजारों सेल है, लाखों सेल है। इन्होंने कुछ सेल को रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने के लिए फिक्स कर दिया, कुछ सेल को बोला तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाओ, कुछ सेल को बोला तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहां डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, यहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलेगा। यहां एक ही लेबर है, क्या डिवाइड करेगा? तो देखिए इसीलिए हमारा सेल जो है ज्यादा ट्रेंड है, हमारा सेल ज्यादा एडवांस है। इनके कंपेयर में हमारा सेल ज्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि हमारा सेल्स को अलग अलग काम, फिर रेस्पिरेशन में भी लंग्स का सेल है थोड़ा सा और डिफरेंट कर दिया, ट्रेकिया है थोड़ा और अलग कर दिया। यानी हमारा सेल मोस्ट स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया होता है हमारा सेल्स को, क्योंकि हमारा सेल्स जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर किया होता है हमारा सेल्स, ताकि हमारा सेल्स अच्छे से वर्क कर पाए। चलिए साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेरा आपसे सवाल है, क्या जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा क्या उसका उतना बड़ा सेल होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकेगा कि जिराफ लंबा है तो उसका सेल भी लंबा होगा। हाथी धरती का सबसे बड़ा जानवर है तो सबसे बड़ा बड़ा सेल हाथी का होगा। बच्चों ये बात गलत है।
हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं हाथी का सेल ज्यादा है, हाथी में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो क्या मैं कह दूं साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, यानी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज जितना बड़ा होगा, आकार जितना बड़ा होगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल मिलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ सेल मिलेगा। लेकिन मैं कोई अगर ये कह रहा है कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उतना बड़ा साइज ऑफ सेल होगा, ये बात गलत है, कंप्लीटली गलत है। इसलिए मैंने इसको लिख के भी क्रॉस कर दिया है बच्चों। क्रॉस करना ना भूले बच्चों, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत होगा और तो और मुझे प्रॉब्लम होगा अगर कोई कमेंट करेगा आपका वो नोट देख के, नोटबुक देख के अगर आप इसको नहीं काटते हैं तो। आप लिखिए साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म साइज ऑफ सेल पर निर्भर नहीं करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा साइज ऑफ सेल भी बड़ा होगा, ये बात कतई सही नहीं है। चलिए, बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरिया का जो सेल्स होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ये भी सहा जा सकता है, बोल सकते हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब हम लोग वायरस के पास पहुंचे। बच्चों आपको पता होना चाहिए हम लोग जो कुछ क्राइटेरिया बनाए थे एक सेल होने के लिए, जो जो चीजें जरूरी है एक सेल को मान्यता देने के लिए, जो जो चीजें जरूरी है वायरस के पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो गए लोग, क्या वायरस लिविंग है, क्या वायरस नॉन लिविंग है? ये भी एक सोचने समझने का विषय है बच्चों। अभी तक विचार हो ही रहा है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरस का जो सेल होता है वो इतना छोटा और इतना आधा अधूरा होता है कि उसको हम लोग सेल नहीं मान सकते हैं। यानी अभी जो आप लोग सुन रहे थे 2019 में आया हुआ कोरोना वायरस, वो भी वायरस है। हमारा सर्दी होने के लिए जो जिम्मेदार है वो है राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड के लिए। बहुत प्रकार का वायरस अब तक आया गया है, वायरस के लिए बोला गया है उनका जो सेल होता है वो सेल इतना छोटा और इतना आधा अधूरा होता है, उसको हम लोग सेल नहीं मान सकते हैं। तो क्या वायरस लिविंग नहीं है? वायरस के बारे में कहा जाता है वायरस बाहर इनएक्टिव अंदर एक्टिव। मतलब सर क्या बोल रहे हैं सर आप? वायरस जो होता है, वायरस वो बाहर इनएक्टिव होता है अंदर एक्टिव होता है। यानी जो होस्ट जिसके अंदर जब जाएगा अंदर, तब उस एक्टिविटी देखा जाता है वायरस का। वायरस डिवाइड भी कर रहा है, वायरस खा भी रहा है। लेकिन जब वायरस बाहर होता है, क्रिस्टल टाइप से पड़ा होता है, लोगों को समझ ही नहीं आता है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बल्कि नॉन लिविंग ही है बाहर और अंदर लिविंग। ये एक सोचने समझने का विषय है। आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। आपको बोलना पड़ेगा वायरस डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस के पास एक सेल भी स्ट्रक्चर नहीं है, सेल से भी कम उसका है। तो मैं उसको बोलूंगा आउटसाइड होस्ट नॉन लिविंग, इनसाइड होस्ट लिविंग। बाहर तो नॉन लिविंग जैसा शो करता है, अंदर लिविंग हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1939 बाय नॉल एंड रस्का। बच्चों मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैं क्यों बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद ही, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैं बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली मैग्नीफाइड कर सकता है, वो किसी भी चीज को बहुत अंदर तक दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना हमारा अंदर का डिटेल्स स्टडी करना आधा अधूरा रह जाता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1939 में आया, उसके बाद हम लोग सेल का और डिटेल्स स्टडी कर पाए। यानी सेल को तो सिर्फ अभी हम लोग ऊपर ताक झांक कर रहे थे, अंदर तक पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत था, जो कि हमें 1939 में नोल एंड रस्का ने लाके दिया। यानी ये दोनों वैज्ञानिक मिलके इस माइक्रोस्कोप का खोज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। उसके बाद हम लोग ज्यादा डिटेल में यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को समझ पाए हैं,
ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वैसे तो ये टॉपिक मैं आपको और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये पूरा का पूरा ये छापूंगा, बड़ा करके और डिटेल में बताऊंगा। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल में ये देख रहे हैं, सेल जो है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है। सेल का बाहर वाला घेरा सेल मेम्ब्रेन, जो बच गया प्रोटोप्लाज्म। यानी अगर मैं बात करूं, ये एक सेल है, एक सेल है, तो अगर मैं बाहर का घेरा को हटा दूं, बाहर का घेरा को बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हटा के जो भी अंदर बच गया वो सब के सब हमारा प्रोटोप्लाज्म है। ये वैसे तो सब चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बल्कि फोटो के समेत बनाऊंगा। बस ये ध्यान रखना है, बाहरी इलाका को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर और एक्स्ट्रा इलाका होता है सेल वॉल, अगर आपको याद रहे तो। सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो कि हम लोगों में नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ध्यान रहे, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है, हम लोग में सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हटा दे तो जो भी अंदर बचा प्रोटोप्लाज्म। अंदर क्या बचा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं आप? ये घेरा को अगर हम हटा दें, घेरा, इस घेरा का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो ये बचेगा न्यूक्लियस और ये जो बचेगा साइटोप्लाज्म। तो हम लोग लिख दिए सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा दे एक साइड तो प्रोटोप्लाज्म बच जाता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस का अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस किस किस चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूक्लियर प्लाज्म से, यानी इसके अंदर का इलाका को न्यूक्लियर प्लाज्म। इसका ये इसके अंदर और एक गोला मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और बीच में होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स। आप चिंता ना करें बच्चों, टेंशन नहीं लेना आपको, ये सारा का सारा लेक्चर नंबर 3 में डिटेल्स में बोर्ड में छाप छाप के पढ़ाऊंगा, बस आप खाली छापिए। तो देखिए, सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हटाएंगे तो बीच में साइटोप्लाज्म, यह हो गया का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बना हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर प्लाज्म से, न्यूक्लियोलस से, क्रोमैटिन थ्रेड से। साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं उसको हम लोग, सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के जो इलाका बच गया यानी मैट्रिक्स होता है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। सेल ऑर्गेनल्स देखिए, सेल ऑर्गेनल में कुछ सेल ऑर्गेनल तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कुछ सेल ऑर्गेनल जो होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपटा होता है। सेल ऑर्गेनल, ये सब सेल ऑर्गेनल है। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ये सब के सब तीनों में एक ही मेम्ब्रेन लिपटा हुआ है बाहर से, ये वाला मानिए एक ही मेम्ब्रेन। कोई है डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मतलब ये मेम्ब्रेन फिर ये मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, उसका नाम है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ये लोग जो है दो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनल है, यानी ये सेल ऑर्गेनल यहाँ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि दो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ऊपर से। नॉन मेम्ब्रेनस यानी कुछ ऐसा भी सेल ऑर्गेनल मिलेगा जो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइजोसोम और सेंट्रोसोम, इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, ये लोग ऐसे ही घूमते फिरते। तो बच्चों ध्यान रहे, मैं आपको जो बोल रहा हूं आपका माइंड में आना चाहिए, हर एक चीज, हर एक पॉइंट। अभी मैं आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बने रहेगा, मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल, दोनों में डिफरेंस, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर मैं आपको बताया साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज नंबर ऑफ सेल में निर्भर नहीं करता है, साइज ऑफ ये जो है नंबर ऑफ सेल में निर्भर करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म साइज ऑफ सेल में निर्भर नहीं करता है। बैक्टीरिया का सेल इतना, वायरस के लिए तो आपको पता ही होगा, वायरस आउटसाइड द होस्ट नॉन लिविंग होता है, इनसाइड द होस्ट लिविंग होता है। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नोल ने 1939 में किया, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज को डिटेल में पढ़ पाए, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटा को दबाइए, तब तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। बिना नोटिफिकेशन का फिर आप पीछे हो जाइएगा, आपका सारा दोस्त आगे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।